हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 5 द एलिंग प्लैनेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 1994 में नानी पालकीवाला ने लिखा था एज एन आर्टिकल। तो इसमें जो आंकड़े हैं 1994 के हिसाब से कुछ आंकड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टाइटल ऑफ द चैप्टर एलिंग प्लैनेट। वाई दिस अर्थ इज कॉल्ड एलिंग प्लैनेट। तो एलिंग प्लैनेट का मतलब एलिंग मीन्स सफरिंग, कि जो पीड़ित होता है कोई पेशेंट, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन द सेम वे दिस अर्थ ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे पोल्यूशन है, चाहे आपका ओजोन डिप्लीशन है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो अर्थ का एक नेचुरल स्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा अब इम्बैलेंस हो गया है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो अर्थ की भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, कुछ वाइटल प्रोसेस हैं जिसे इंसान को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा, तो इस वजह से इस प्लैनेट को, अर्थ को एलिंग प्लैनेट बोला है। तो राइटर ने इसमें कई सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले उसने बताया कि इस प्लैनेट को अच्छा करने के लिए, इसको एलिंग पोजीशन से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। इंसान जो है अब मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं बताऊंगा आपको क्या है हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। आपको ये भी बताता है राइटर कि 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी बनाई गई थी और ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति हम उसको कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। और ये मूवमेंट इतना रैपिड मूवमेंट था कि पूरे वर्ल्ड में जो पकड़ इस मूवमेंट ने बनाई, इस आंदोलन, इस क्रांति ने बनाई है, ऐसी कोई भी कैंपेन या कोई भी मूवमेंट ने इतना अच्छा पकड़ नहीं बनाई है। कि एक पूरे लोगों के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अवेयरनेस होगी कि हमें अपने इस प्लेनेट को बचाना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को हरा भरा रखना है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। मैंने आपको बताया हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, और इकोलॉजिकल व्यू का मतलब होता है रिलेटेड टू इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म आता है ऑन दिस प्लेनेट, इंक्लूडिंग योर प्लांट्स, इंक्लूडिंग ऑल द स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट। जितने भी और प्रजातियां हैं तो वो और जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इकोलॉजी में आते हैं। तो पूरा का पूरा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, वो सारा का सारा इकोलॉजिकल व्यू में आता है। हॉलिस्टिक व्यू का मतलब भी ये एक ओवरऑल व्यू है। इंसान खाली अपने बारे में नहीं सोचेगा कि हमें इस अर्थ पे रहना है तो हमें ये करना है। तो मैन हैज़ टू थिंक अबाउट ऑल द स्पीसीज एंड अबाउट द अर्थ ऑल्सो, कि पोल्यूशन ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो। ग्लोबलाइजेशन के दौर में, अब मैकेनिस्टिक व्यू के दौर में, अब इंसान जो भागम भाग में इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, ओजोन डिप्लीशन हो गया है और बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब के बारे में सोचेगा इंसान। दैट इज़ द होलिस्टिक व्यू। मैकेनिस्टिक व्यू क्या है? मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब क्या है कि भागम भाग, हम क्या है, द मैन इज रनिंग आफ्टर द मनी, जस्ट ही इज organizing a lot of things. He is establishing the plants and the factories, and all these things causes a lot of problems for the human beings only. तो मैकेनिस्टिक व्यू है कि ये भागम भाग में दुनिया पैसे के चक्कर में है, हमने इतने सारे कारखाने, इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं और इन सब ने अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया है इन वन वे और द अदर। चाहे वो आपका वाटर पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे ओजोन डिप्लीशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये मैकेनिस्टिक व्यू था कि अब हमें वो चीज़ छोड़ के इकोलॉजिकल व्यू और होलिस्टिक व्यू की तरफ इंसान ने सोचना शुरू कर दिया है। और ये जो थॉट है मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू की तरफ सोचना, एक तरीके से इतना रेवोल्यूशनरी है जितना कि 16th सेंचुरी में कॉपरनिकस ने बताया था कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर वो ये भी बताता है कि अब जो अर्थ जो है एक खुद में एक लिविंग बीइंग है जिसके हम सब पार्ट हैं। इसकी कुछ एक मेटाबॉलिक नीड्स हैं जो टाइम टू टाइम, मेटाबॉलिक नीड्स का मतलब होता है टाइम टू टाइम जो नीड चेंज होती रहती है। आज हमें
पोल्यूशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, कल हमें डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये मेटाबॉलिक नीड्स होगी। और कुछ एक और वाइटल प्रोसेस हैं जो इंसान को फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ने बताया कि अब इंसान को इतनी समझ आ चुकी है, वो जानता है कि हमारा एथिकल ऑब्लिगेशन क्या है, कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि हमें इस प्लेनेट पर एज ए ट्रस्टी रहना होगा। जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। जो ये अर्थ है मतलब उनके लिए हमको संभाल के रखना है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया राइटर ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो टर्म थी 1987 में पॉपुलर हुई थी, वर्ल्ड कमीशन ने इसको यूज़ किया था। तो उसमें बताया कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि जिसमें इंसान खुद की जो प्रेजेंट की जो नीड्स हैं उनकी तो फुलफिलमेंट वो कर पाए, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो ख़त्म ना करें। अल्टीमेटली वी मीन्स मैन हैज़ टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें भगवान जी ने दी हैं सभी को, उसको फ्यूचर के लिए ऐसा ना हमने ख़त्म कर दिया सब कुछ कि अपना तो हम कर रहे हैं सब कुछ हमने बेकार कर दिया प्लेनेट को। आने वाली फ्यूचर जनरेशंस जो हैं उनको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया कि जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है वो मैन है। एक जू है लुसाका जाम्बिया में, और वहाँ पे जू के केज पर लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल। वहाँ पे कोई एनिमल नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जिसमें इंसान अपने आप को देखता है। इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बोला इंसान को मोस्ट डेंजरस एनिमल? क्योंकि ऑल दीज थिंग्स, जो कंडीशन है इस प्लेनेट की, जो अर्थ की जो पैथेटिक मिजरेबल कंडीशन हुई है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान ने सब कुछ किया, एडवांसमेंट के चक्कर में, मनी के चक्कर में, ग्रोथ के चक्कर में सब कुछ किया। ओवर पॉपुलेशन हुआ या डिफॉरेस्टेशन, सब ट्रीज़ काट दिए गए, या जितना भी पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे नॉइस है, चाहे जो भी पोल्यूशन, वो सारा इंसान ने तो किया। तो फॉर ऑल दीज फैक्टर्स ओनली ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टॉर्ट द कंडीशन ऑफ द प्लेनेट। इस अर्थ की ऐसी हालत करने में सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है, इसलिए राइटर ने उसको ऐसा बोला। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि अब ये जो दुनिया का मोस्ट डेंजरस एनिमल है, अब उसके अंदर भी एक विजडम आ चुकी है, एक उसके अंदर समझ आ चुकी है कि ये जो प्लेनेट है ये हमारी अकेले की नहीं है, सबकी है। तो डोमिनेशन बेस्ड जो सिस्टम है उससे उसने पार्टनरशिप बेस्ड सिस्टम की तरफ चेंज किया है। क्या मतलब है, इसको समझो आप। डोमिनेशन बेस्ड सिस्टम का मतलब हुआ कि मैं अकेला इंसान हूँ, बस इस प्लेनेट को, इस धरती को तो मैं यूज़ करूँगा। अरे भाई और भी तो स्पीसीज़ हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं इस प्लेनेट पे, तो उन सब के लिए भी तो ये प्लेनेट है। तो अब उसने समझना शुरू कर दिया है कि उनके लिए भी ये प्लेनेट है सेम, एंड दे ऑल्सो हैव द इक्वल राइट टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। और साइंटिस्ट ने है जो सूची बनाई है वो कहता है कि 1.4 मिलियन अभी तक लिविंग स्पीसीज हैं इस प्लेनेट के ऊपर इंसान के साथ, और बहुत सारे स्पीसीज अभी भी ऐसी हैं जिनका साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उनकी लिस्ट बना ही नहीं सके। देन ही डिस्क्राइब कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर एक ब्रांडेड कमीशन बैठा था जिसके मेंबर मिस्टर LK झा थे, और उन्होंने सिर्फ यही क्वेश्चन रेज किया था कि भाई आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि क्या ये एकदम झुलसा हुआ प्लेनेट, झुलसा प्लेनेट का मतलब कि जिस पर ग्लोबल वार्मिंग इतने हाई लेवल की हो, बड़े लंबे लंबे डेजर्ट और लैंडस्केप्स बड़ी खस्ता हालत में, ये एलिंग सा इन्वायरमेंट जहाँ पे पोल्यूशन हो, क्या ऐसा छोड़ने वाले हैं हम अपने बच्चों के लिए? फिर आगे उसने बताया कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने भी अपनी बुक में लिखा है कि जो हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो पूरा डिपेंड करती है वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे करती है, और वो 4 हैं, फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं। वो कहते हैं कि ये फूड के साथ साथ हमें रॉ मटेरियल भी देती है हमारे इंडस्ट्री के लिए, एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड सिंथेटिक्स, एक्सेप्ट पेट्रोलियम जो कि सिंथेटिक से ड्राइव होता है, बनाया जाता है। लेकिन इंसान क्लेम करता है कि नहीं, हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है। मतलब ऐसा नहीं हमने किया कि भाई बहुत अनसस्टेनेबल लेवल तक नहीं गया, जो इम्बैलेंस की मैंने अभी बात करी ऐसा नहीं गया, लेकिन एक्चुअल में हम अगर देखें तो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से इम्पेयर हो चुकी हैं। हो क्या, जो फिशरीज़ है वो कोलैप्स हो रहा है, जो फॉरेस्ट हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं,
जो ग्रास लैंड्स हैं वो बैरन वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही हैं, क्रॉप लैंड्स भी डिटेरियोरेट हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जो प्रोटीन हंगर जो वर्ल्ड है, दुनिया है, ओवर फिशिंग इसमें कॉमन हो गया है। और जो लोकल फॉरेस्ट हैं वो भी काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? फायरवुड के लिए। कई बार तो ये कहता है कि फायरवुड बहुत सारे प्लेसेस पे इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कि जो चीज़ इंसान पोट के अंदर बना रहा है और उसको बनाने के लिए जो लकड़ी है, जो फायरवुड है, वो ज़्यादा महंगी है एज कंपेयर टू द डिश दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन दैट पोट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि इतनी महंगी हो गई है फायरवुड। और जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्टली स्पीड से वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से कई सारी स्पीसीज़ हैं जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि जो फॉरेस्ट हैं वो मैनकाइंड से पहले आते हैं, उसके बाद डेजर्ट आते हैं। क्या मतलब है कि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो फॉरेस्ट की है, ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, और उसके बाद डेजर्ट है। यानी कि पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी? वो ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है। और उसके बाद बताता है कि जो दुनिया की सबसे पुरानी जो विरासत है हमारी, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं, वो बहुत फास्ट स्पीड से, यानी कि 40 to 50 मिलियन एकड़ एक साल में जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके बाद जो गोबर की जो यूज़ है, ग्रोइंग यूज़ ऑफ द डंग जो है, वो क्या करता है, क्योंकि अब फायरवुड के लिए हम उपले बनाते हैं, गोसे वगैरह बनाते हैं, आप जानते होंगे गाँव में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो फील्ड्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। देखो ये जो चैप्टर है 1994 में लिखा गया था, उस वक्त उपलों का जो गोसे वगैरह, जो गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती थी ना, बहुत यूज़ होता था। अब तो एलपीजी आ गए, थोड़ा चेंज हो गया है। और वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट किया है कि 5 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट प्लांटिंग की ज़रूरत है कि सन 2000 में वो फ्यूल वुड की प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो ये मैं फिर आपसे मैंने बताया कि 94 का चैप्टर है, तो इसलिए आपको 2000 जो है वो फ्यूचर में दिख रहा है। और एक रिपोर्ट में ऐसा बोला गया कि जो फॉरेस्ट हैं वो हम 1 एकड़ प्रति सेकंड खो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसकी फिगर है वो 1.5 एकड़ पर सेकंड की है। नेक्स्ट फिर राइटर बताता है कि एक आर्टिकल 48A है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्वायरमेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और जो वाइल्ड लाइफ है उसको सेफ गार्ड करने के लिए वो तत्पर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है। लेकिन इंडिया है, इंडिया में सिर्फ रूल्स हैं वो बनते हैं, उनको फॉलो कोई नहीं करता। तो रूल्स आर नेवर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। एंड ही गिव्स द एग्जांपल कि कास्टिज्म है, जातिवाद है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो भी हैं ईवल्स हैं, सोशल ईवल्स हैं, अभी भी शेमलेसली हैं, फ्लरिश हो रही हैं इतने टाइम के बाद भी। उसके बाद पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी ने इस चीज़ हाईलाइट की किस तरीके से फॉरेस्ट जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट हैं पर ईयर ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये तो डाटा है ऑफिशियली। एक्चुअल जो फिगर है वो उसके 8 टाइम्स है, 8 गुना ज़्यादा है। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि बहुत सारे कंट्रीज, 88 कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट, एक तरीके से सर्वे किया गया था, और वहाँ पे देखा कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है इन्वायरमेंट के मामले में। अब ये तो फैक्टर राइटर ने बताए हैं, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया वो बताया है पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। उसने बताया कि मिलियन ईयर्स लगे जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसको 1 बिलियन होने में, और ये तकरीबन 1800 जो सेंचुरी है उसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। 1900 सेंचुरी में जो 19th सेंचुरी है उसमें 1 बिलियन और ऐड हो गया, और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन और ऐड हो गया, और फिलहाल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 5.7 बिलियन। मैं बताऊं फिर वही, फिलहाल का मतलब 1994 की बात हो रही है, अब चेंज हो चुके हैं आंकड़े, तो 5.7 बिलियन है। राइटर ये भी बताता है कि हर 4 दिन के बाद हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 1 मिलियन बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, हेल्थ कंडीशन डाउन जाएंगी, एजुकेशन डाउन जाएगा। तो
पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस। सेकंड पॉइंट ये है कि अब आज के डेट में हम देखें तो जो रिच है वो रिच होता जा रहा है और जो गरीब है बेचारे वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा। और ज़्यादा चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वर्कर्स हैं, बल्कि ये है कि बिना किसी कमाई के ज़्यादा बर्डन हो जाता है इसके ऊपर। फिर ये भी नहीं कर सकते कि इंसान को कैटल्स की तरह ट्रीट करें, ज़बरदस्ती उनको स्टरलाइज कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को फोर्सफुल एलिमेंट डालना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। और ये जो गरीबी है, पॉवर्टी बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, इसके ऊपर भी एक कंट्रोल लग सके। और 1994 की बात ये है कि बताया उसने पॉपुलेशन जो इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी वो 920 मिलियन थी, मतलब कि मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अब देखो कितनी पॉपुलेशन की। जिस इंसान को पता है इंडिया की कंडीशन के बारे में तो वो कहता है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाता, तो फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। बट लास्ट में राइटर ने एक होप भी जताई है कि फिलहाल ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक तरीके से एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न आई है, मतलब एक सोचना शुरू कर दिया, बढ़ती हुई चिंता है उसके बारे में, सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस प्लेनेट के बारे में। तो होलिस्टिक व्यू जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, होलिस्टिक व्यू के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया, ओवरऑल पूरे प्लेनेट के बारे में कि अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है तो उसका मतलब है ह्यूमन बींग्स डिजास्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक नए एरा की शुरुआत है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स को इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को एज अ होल एक इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में देखने की ज़रूरत है, न कि अलग अलग पार्ट्स में कि तू अमेरिका में, इंडिया में, फला में, ढिमका, ये सब। तो एज अ होल अगर हम उसको देखें, हम इस प्लेनेट पे सर्वाइव कर रहे हैं एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू सर्वाइव। लेकिन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेन जो रोल है वो बिजनेसमैन लोगों का है, जिन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज है। तो कहता है कि कुछ एक लोग हैं जिनके अच्छे व्यूज़ हैं। एग्जाम्पल देता है कि चेयरमैन जो एक फर्म है, एक कंपनी है ड्यू पॉन्ट, मिस्टर एजर जो उसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया। इसका मतलब कि वो कहता है कि हमारा मेन मोटिव है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में एक्सीलेंट बनना। ठीक है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर तो बनेंगे, बट ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में वो सारे के सारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दें, सब कुछ स्पॉइल कर दें। फिर आगे लास्ट में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बोली है मार्गरेट थैचर ने, तो उसने बताया कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस प्लेनेट, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। कि किसी भी जनरेशन का पूरा होल्ड नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर। आपको भी दिखता है जो जनरेशन आ रही है जा रही है, पहले जिस प्लेनेट के ऊपर हमारे परदादा थे, फिर दादाजी हैं, इस तरीके से फादर हैं, अब हम हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई एक जनरेशन यहाँ पर आके बैठ जाए कि भाई हमारी है। ठीक है, एक तरीके से हम एक तरीके से किराए पे हैं पूरी लाइफ के लिए, और जो हम स्पॉइल करेंगे, खराब करेंगे, तो हमें उसको सही करके भी देना है। मीन्स कि एज इट इज़ अपनी प्लेनेट को शुद्ध, साफ सुथरा, विदाउट पोल्यूशन हमको रखना है। सेकंड पॉइंट मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बोला था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोव्ड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कि कई बार हम सोचते हैं हमारे दादा, हमारे माँ बाप हमारे लिए छोड़ गए हैं इनहेरिटेंस में, हम तो उत्तराधिकारी हैं इस चीज़ के। ऐसा नहीं है, हमने ये जो प्लेनेट है, ये जो भी अर्थ है, अपने बच्चों से उधार लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स देन वी आर हियर, अभी आने जो जनरेशन है, हम इसको इस प्लेनेट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी तो इसको यूज़ करेंगी, तो ये उनके लिए है। मैं एक लोकल एग्जांपल आपको देता हूँ। किसी के पास 15 किले ज़मीन के हैं और उसके दादाजी छोड़ के गई और वो खुश हो रहा है, 15 किले हैं, वो बेच रहा है, उसको ख़राब कर रहा है, खा गया, अपनी सारी ज़िंदगी उसने ऐश मस्ती में बेकार कर दी, अपने बच्चों के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। तो दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, वो यही चीज़ कह रहे हैं। एक्चुअल में वो किले उसके नहीं हैं कि उसके दादाजी उसके लिए छोड़ के गए हैं, वो किले उसके आने वाले बच्चों के लिए हैं। तो ये जो प्लेनेट है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है। वी हैव बोरोव्ड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ये कहने का मतलब है। तो कोई भी दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। आई होप यू हैव गॉट कि क्या मतलब है कहने का। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स।